नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आज मैंने भारतीय दंड संहिता से बहुत ही महत्वपूर्ण धारा ली है। धारा 299 यानी सेक्शन 299। इसमें है आपराधिक मानववध। तो आज हम इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपराधिक मानववध क्या है और इसके लिए दंड भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है और दंड का प्रावधान क्या है। और ये आपराधिक मानववध को इंग्लिश में बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। और इसको आपराधिक मानववध को गैर इरादतन हत्या भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं धारा 299 में क्या है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अनुसार जो भी कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो या यह जानते हुए कि यह संभाव है कि ऐसे कार्य से मृत्यु होगी, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, वह गैर इरादतन हत्या या आपराधिक मानववध का अपराध करता है, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने के आशय से, जान से मारने के आशय से उसको इस प्रकार की कोई शारीरिक क्षति पहुंचाता है जिससे उसकी मृत्यु होना संभव हो और उसके इस कार्य से उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। या उसके किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए परंतु उसको मारने का आशय ना हो, लेकिन वो कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो यहाँ पे भी आपराधिक मानववध का अपराध बनेगा। अब इसको इस तरह समझना मुश्किल है, हम लोग थोड़ा एक एग्जाम्पल देके बात करते हैं। जैसे मान लीजिए का एक व्यक्ति है, वो या नामक व्यक्ति को मारना चाहता है, ठीक है। तो वो उसको मारने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे को पत्ते से ढक देता है। उसको पता है कि या यहाँ से गुजरेगा और गड्ढे में गिरेगा और वो मर जाएगा। का जो इरादा है वो या को मारने का ही इरादा था। वैसे ही होता है, या वहाँ से गुजरता है, अनजाने में वो देख नहीं पाता है और वह उस गड्ढे में गिरता है जिससे या की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि का ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, ठीक है। क्योंकि उसने उसको डायरेक्ट नहीं मारा है, उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जहाँ पे मृत्यु होना संभव हो और शायद मृत्यु हो, शायद मृत्यु ना हो, वह व्यक्ति गड्ढे में गिर के बच भी सकता था, शायद उसके हाथ पैर टूटते लेकिन वो मरता नहीं। लेकिन यहाँ पे वो मर गया है, तो ये आपराधिक मानववध का अपराध कहलाएगा। अब हम इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा आपराधिक मानववध और हत्या में क्या अंतर है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का नामक व्यक्ति या नामक व्यक्ति को मारना चाहता है, ठीक है। तो वह इसी प्रकार वह एक गड्ढा खोदता है, गहरा गड्ढा, और गड्ढे के अंदर जहरीले सर्प छोड़ देता है और गड्ढे को पत्ते से ढक देता है। उसको पता है कि यह व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा और गड्ढे में गिर जाएगा। वैसे ही होता है, वो या नामक व्यक्ति वहाँ से गुजरता है और गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि का ने या की हत्या की है, क्योंकि वो तो गड्ढे में गिर के मरा है। अगर वो गड्ढे में गिर के नहीं मरता, बच जाता, तो वो सांप के काटने से मर जाता। यानी या का उद्देश्य और या का जो कार्य था वो हत्या के लिए बिल्कुल 100% था कि उसकी मृत्यु कारित करना ही चाहता था, वहाँ बचने की कोई संभावना नहीं थी। तो ये आपराधिक मानववध और हत्या में थोड़ा सा अंतर है जो आपको समझना होगा, ठीक है। अब हम लोग एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के लिए कि आपराधिक मानववध क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या वो एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। तो यह झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, खा ये बात जानता है कि यह झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, परंतु का को ये बात नहीं पता है कि यह झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो का से कहता है कि वहाँ पे गोली चलाओ, वहाँ पे कोई जानवर है, उसका शिकार करो।
का गोली चलाता है और गोली या को लग जाती है। तो भले यहाँ पे का ने कोई अपराध ना किया हो, परंतु खा ने यहाँ पे आपराधिक मानववध का अपराध किया है, क्योंकि वह खा जानता था कि वहाँ पे वह व्यक्ति छुपा हुआ है और गोली उसको लग सकती है, और गोली उसको लग भी जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे खा ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। ठीक है, अभी देखिए इसके जो ये स्पष्टीकरण है ये हम लोग पढ़ते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। जो पहला स्पष्टीकरण इसको पढ़ लेते हैं। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग, अंग शिथिल से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु शीघ्र कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा और यह आपराधिक मानववध का दोषी होगा। देखिए कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिए कोई व्यक्ति है, उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देखिए, उस व्यक्ति की हार्ट की सर्जरी हुई है, मान लीजिए उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और उसका झगड़ा किसी अन्य व्यक्ति से हो जाता है। जो दूसरा व्यक्ति है उसको नहीं पता है कि उसके हार्ट की सर्जरी हुई है और वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है इस समय, और वो अनजाने में उसके छाती पे जोर से घूंसा मार देता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो का ने यहाँ पे आपराधिक मानववध का अपराध किया है। लेकिन अगर यहीं पे अगर का को पता होता है कि हाँ खा की जो खा नामक व्यक्ति उसकी सर्जरी हुई है हार्ट की, यहाँ पे मारेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब उसकी अगर वहाँ पे वो जोर से घूंसा मारता तब ये कहा और खा की मृत्यु हो जाती, तब ये कहा जाता है कि हाँ न का ने हत्या का अपराध किया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। देखिए ये भी जो लैंग्वेज बुक की लैंग्वेज है बेयर एक्ट की, आपको समझ में नहीं आया होगा। आसान शब्दों में हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति का है, उसने किसी खा नामक व्यक्ति के सर पे जोर से डंडा मारा, चाहे लोहे की रॉड थी या जो भी था, जोर से डंडा मारा और मार के वहाँ से चला गया। जो खा व्यक्ति था वो वहीं पे ज़मीन पे गिर गया और 1-2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि का ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। अगर उस 1-2 घंटे में अगर चिकित्सा मिलती या एम्बुलेंस वगैरह आ जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और खा की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि का ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं कहलाता है। कि अगर माँ के गर्भ में अगर कोई शिशु पल रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से उसकी मृत्यु कारित करता है तो ये आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उस शिशु ने अभी जन्म नहीं लिया है। ठीक है, इस कारण। किंतु आगे बढ़ लेते हैं। किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने सांस ना ली हो, वह पूर्णतः उत्पन्न ना हुआ हो। कहने मतलब है या तो उस शिशु ने पूरा जन्म ले लिया है तब उसको मारा गया है, तब वह आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा, या वह शिशु जन्म ले रहा था, मतलब उसका कुछ अंग बाहर आ गया था, उसके बाद उसकी मृत्यु कारित की गई है, तो ये आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। किंतु अगर वो शिशु पूरा गर्भ में ही था और अभी उसका जन्म लेने का समय भी नहीं हुआ था और अभी जन्म लेने वाला भी नहीं था, तब उसकी मृत्यु कारित की जाती है, तो ये आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, ये 3 स्पष्टीकरण थे जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपराधिक मानववध क्या होता है। अब हम बात करते हैं धारा 304 IPC यानी भारतीय दंड संहिता सेक्शन 304। इसमें आपराधिक मानववध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। मतलब धारा 304 में आपराधिक मानववध अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि इसमें क्या दंड है। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपराधिक मानववध को गैर इरादतन हत्या भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ हैं। अब आइए इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दंड है। ये देखिए,
पहला पॉइंट इसमें है, हत्या की श्रेणी में ना आने वाली गैर इरादतन हत्या, ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो और जिससे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो आदि। जैसे मान लीजिए कि जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था वो गड्ढे वाला, कि का जो व्यक्ति था वो खा को मारने के लिए गड्ढा खोदता है और गड्ढे को पत्तियों से ढक देता है। उसको पता है कि खा यहाँ से गुजरेगा और गड्ढे में गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पे मृत्यु होना संभव भी है, और मतलब मृत्यु यहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, परंतु खा उस गड्ढे में गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, तो ये आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और इसके लिए सज़ा आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास तथा आर्थिक दंड। देखिए, ये आपराधिक मानववध में 2 प्रकार की सज़ा का प्रावधान किया गया है, या तो इसमें आजीवन कारावास होगी, ठीक है, या फिर उसमें 10 वर्ष तक का कारावास। वो सर्कमस्टेंसेस जब कोर्ट देखती है और उस पर वो पूरा केस ट्रायल चलता है, तब इस निर्णय पे आती है कि कौन सी अपराध मतलब इस अपराध के लिए कौन सी सज़ा दी जाए। ठीक है, अब जो उसका सेकंड पॉइंट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि जो आपराधिक मानववध ये एक संज्ञेय अपराध है और इसका ट्रायल यानी इसका विचारण सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट में चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ज्ञानपूर्वक ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो लेकिन जिसे मृत्यु देने के इरादे से ना किया गया हो। देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, और उसको पता है कि मेरे इस कार्य से उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसका आशय उसको मारना नहीं है, लेकिन वो जान रहा है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उसकी मृत्यु होना उसकी संभव है, मृत्यु हो भी सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए सज़ा जो है वो 10 वर्ष का कारावास, कठोर या साधारण तथा आर्थिक दंड दोनों से ही दंडित किया जाएगा। अब देखिए, अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा कार्य जिससे वो जान भी रहा है कि मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होना संभव भी है और उसको मारना उसका आशय भी नहीं है। देखिए, अब इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति खा है, ठीक है, वो बालिग है, 18 साल से ऊपर का है। का उस व्यक्ति से कहता है कि तुम अपने सर के ऊपर ये संतरा या तरबूज कोई फल रख लो, मैं दूर से इस पर निशाना लगाऊंगा। ठीक है, तो खा जो बालिग है और वो ये बात समझ सकता है कि गोली उसको भी लग सकती है, लेकिन वो अपनी जान को जोखिम उठाने को तैयार है। और का भी ये बात जानता है कि मैं उसके सर पे रखे जो फल है उस पर गोली मारूंगा, लेकिन गोली उसके खा के सर में भी लग सकती है, लेकिन फिर भी का ऐसा कार्य करता है और वही होता है, गोली उस फल में न लग के खा के सर में लगती है और खा की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे का ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, क्योंकि खा जो बालिग था जिसने अपने सर पे फल रखा था, उसने खुद ही अपनी जोखिम को स्वीकार किया था कि हाँ, मैं इस जोखिम के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वह बालिग है और वह ये ऐसा कार्य कर सकता है। और का को पता था कि निशाना चूक सकता है और गोली उसके सर में लग सकती है, तो ये आपराधिक मानववध हुआ। यहीं पे अगर हम चेंज करते हैं, अगर खा जो अपने सर पे फल रखता है, अगर उसकी आयु 18 वर्ष से कम होती या कहते कि वो नाबालिग व्यक्ति कोई होता, तब का अगर ऐसा अपराध करता और मृत्यु कारित करता तो ये हत्या का दोषी माना जाता। ठीक है, तो ये बहुत छोटा छोटा अंतर था हत्या और आपराधिक मानववध के बीच में। अगर ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे मृत्यु होना संभव हो पर उसका आशय मृत्यु कारित करना ना हो, तब यहाँ पे जो कारावास है वो अधिकतम कारावास 10 वर्ष का होगा तथा आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर वो उसके कार्य से मृत्यु होना संभव भी है और उसका आशय भी उसको मारना ही है, तब यहाँ पे आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है, मतलब गंभीर श्रेणी का अपराध है। ठीक है, और इसमें सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा और ये अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। मतलब इस अपराध का या
अपराध अगर गठित हो गया है तो फिर इसका ट्रायल चलेगा और आखिरी में सज़ा जो भी होगी वो आपको भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए कोई आप बीच में समझौता नहीं कर सकते हैं कि भाई कुछ पैसे वैसे दे के समझौता किया जाए, ये अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। ठीक है, तो मुझको लगता है कि आपको आपराधिक मानवबोध आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं जो अपना अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें वो मैं हत्या के बारे में बताऊंगा धारा 300। ठीक है, और हत्या के लिए जो दंड है वो धारा 302 में है। तो उसमें मैं जब बताऊंगा तो उसमें मैं आपराधिक मानवबोध और हत्या दोनों में अंतर भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पर आज आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो से आप लोगों को आपराधिक मानवबोध आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।